हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। ये 2022 का इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इंडिया की रैंकिंग लास्ट ईयर से नीचे गिरी है। इसके पीछे के रीजंस क्या है और कॉन्स्टेंटली इंडिया की रैंकिंग नीचे आती जा रही है। तो किस तरह से इस इंडेक्स को बनाया जाता है, किस किस पैरामीटर पर बेस्ड होता है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी क्या रैंकिंग है और ये जो इंडेक्स है वो किस तरह से निकाला जाता है, ये सब चीजें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, बेसिकली इंडिया की रैंकिंग जो है वो फिर से नीचे गिरी है और 8 नंबर नीचे गिरी है। ये 180 कंट्रीज में हमारी जो रैंकिंग है वो 150th पोजीशन पर हम हैं, मतलब 31वें नंबर पर हैं अगर हम पीछे से बात करें तो। और लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग थी 142 रैंकिंग थी, इस बार हमारी 150 है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 150th पोजीशन पे है, लास्ट ईयर कितने पे थे? 142 पे थे। 180 कंट्रीज में से 150th पोजीशन पर है। ये 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। 2002 से स्टार्ट हुआ है, तो 2022 में 20वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ। इस बार की थीम क्या थी? थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ये इस बार की थीम थी। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडिया की रैंकिंग क्या है, थीम क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है हर साल, और इसको 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम किया गया, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन 1991। इसके बाद 1993 से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और ये रैंकिंग जो है वो कब से की जाती है, इंडेक्स कब से बनाया जाता है? तो 2002 से। ये जो डे है 1992 में, इसी दिन पर विंडहोक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था। कई सारे डिक्लेरेशन अडॉप्ट किए जाते हैं सेम इसी तरह से। इसी दिन 3 मई को 1991 में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें ये बोला गया कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाएंगे, और ये डिक्लेरेशन पर साइन हुए। ओके, एम क्या है इस डे का? तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फ्री, इंडिपेंडेंट एंड प्लूरलिस्टिक प्रेस। ठीक है, तो फ्री इंडिपेंडेंट प्रेस रहे, इस चीज का एम है बेसिकली। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, इसको कब से पब्लिश किया जा रहा है? तो इस इंडेक्स को पब्लिश किया जा रहा है 2002 से। हर ईयर इसको पब्लिश किया जाता है बाय रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर्स, आरएसएफ और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। आरएसएफ है क्या? ये एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है बेस्ड इन पेरिस विद कंसल्टेटिव स्टेटस। इसके पास कंसल्टेटिव स्टेटस है विद द यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंकोफोनी। ये क्या है? OIF। ये 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस का एक ग्रुप है या एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो बेसिकली 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस जो हैं जिनमें फ्रेंच बोली जाती है, उन सभी का एक ग्रुप है। दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब बात आती है कि इस इंडेक्स में किस तरह से रैंकिंग डिफाइन होती है। तो ये जो इंडेक्स है वो कंट्रीज और रीजन्स की रैंकिंग जो देता है वो इस लेवल पे देता है कि उस कंट्री में जर्नलिस्ट जो है उनको कितनी फ्रीडम है, उनकी फ्रीडम का लेवल कितना है, उनको कितनी फ्रीडम दी जा रही है। इस हिसाब से ये कंट्रीज और रीजन्स की रैंकिंग डिसाइड करता है। ठीक है, इट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑन द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। मतलब ये नहीं बताता कि किस कंट्री में कितनी अच्छी क्वालिटी है जर्नलिज्म की। ये बताता है कि उन जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम दे रही है वो कंट्री, उस कंट्री में कितनी फ्रीडम दी जा रही है जर्नलिस्ट को। ठीक है, ये बताता है, ना कि जर्नलिज्म की क्वालिटी। ये नहीं बताता कि ये अच्छा जर्नलिस्ट है, ये अच्छा, इसकी क्वालिटी नहीं बताता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम दी जा रही है ये बताता है। इसका स्कोर किस तरह से किया जाता है, किस तरह का क्राइटेरिया है? तो यहाँ पे जो रैंकिंग है, इंडेक्स जो बनाया जाता है, उसमें हर कंट्री को अपनी कंट्री में, मतलब बेसिकली 0 से 100 के बीच में नंबर्स दिए जाते हैं। तो रैंकिंग की जाती है 0 से 100 के बीच में। जैसे कि इंडिया की रैंकिंग मान लो 0 से 100 में 95 है। ठीक है, हम मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं, अभी तो बहुत खराब है। 0 to 100 में हम मान लेते हैं इंडिया में प्रेस की रैंकिंग 95 है, किसी की 85 है। तो जिस तरह से हमारे नंबर्स होते हैं सेम उसी तरह से रैंकिंग दी जाती है। जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग होगी उसका उतना ज्यादा अच्छा है। 0 वर्स्ट होता है और 100 बेस्ट होता है।
ओके, तो इस तरह से रैंकिंग दी जाती है। अब ये जो रैंकिंग है उसके हिसाब से फिर लिस्ट बनाई जाती है सभी कंट्रीज की कि इनकी रैंकिंग इतनी अच्छी, तो उस हिसाब से नंबरिंग हो जाती है। ओके, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें अगर हम, तो ईच कंट्री और टेरिटरी स्कोर इज इवेल्युएटेड विथ 5 कंटेक्चुअल इंडिकेटर्स। इन 5 इंडिकेटर्स पर इवेल्युएट किया जाता है। एक तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, मतलब उसके लिए पॉलिसीज वगैरह कैसी बनाई जा रही है, जर्नलिस्ट के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सैलरी वगैरह किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, ठीक है, समाज में लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं तो दंगे भड़क जाते हैं, ये सब चीजें। इसके अलावा सेफ्टी, उनको सेफ्टी किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है, इन सभी इंडिकेटर्स पर इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। तो ये 5 इंडिकेटर्स है जिस पर बेसिकली इवेल्यूशन किया जाता है। ओके, अब बात आती है कि किस तरह से इंडिया की रैंकिंग या बाकी सभी कंट्रीज की रैंकिंग क्या है, तो इस पर कुछ कमेंट्स किए गए हैं रिपोर्ट के द्वारा, ये वर्ड्स बोले गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो रिवील करती है 2 फोल्ड इंक्रीज इन पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन में 2 गुना वृद्धि हुई है। यहाँ पे किस तरह से वृद्धि हुई, एक तो इंफॉर्मेशन की उसकी वजह से, इंफॉर्मेशन जो रिपोर्टर जो मीडिया के द्वारा दी जाती है उस वजह से लोगों में जैसे हिंदू मुस्लिम अलग अलग मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में पोलराइजेशन हुआ है, वो एक दूसरे को दुश्मन मानने लगे हैं। अपने कंट्रीज के बीच में भी पोलराइजेशन हुआ है, विद इन कंट्री भी पोलराइजेशन हुआ है। तो दैट इज मीडिया पोलराइजेशन फ्यूलिंग डिवीजन विद इन कंट्रीज एंड एज वेल एज पोलराइजेशन बिटवीन कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज एट द इंटरनेशनल, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो मीडिया जिस तरह से बताती है, जिस तरह से रिपोर्ट देती है, तो उन कंट्रीज के बीच में अगर हम बात करें तो वहां पे भी पोलराइजेशन है और विद इन कंट्रीज भी पोलराइजेशन है। मीडिया पोलराइजेशन फीलिंग डिवीजन विद इन कंट्रीज एंड बिटवीन 2 कंट्रीज एट द इंटरनेशनल लेवल। तो इस तरह से पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ है। अब बात आती है इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ इंडिया की रैंकिंग 150 है और लास्ट ईयर 142 थी, तो 8 प्लेसेस पीछे हो गई है, ठीक है। 180 कंट्री में से हम 150 पोजीशन पे हैं। ऐसा ही नहीं है कि इस बार हमारी रैंकिंग पीछे आई है, हम 2016 से कॉन्स्टेंटली गिरते जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हमारी रैंकिंग काफी खराब होती जा रही है। 2016 में हमारी 133 थी और अब हमारी 150 हो गई है। इसका रीजन क्या है, वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ठीक है। जर्नलिस्ट के अगेंस्ट वायलेंस, मतलब उनको मार पीट वगैरह और जो उनके मीडिया हाउसेस हैं उनको जला देना, इस तरह से वायलेंस भी होता है और उनको सप्रेस वगैरह भी किया जाता है। दूसरा, पॉलिटिकली पार्टीसन मीडिया, यहाँ पे मीडिया का भी एक है, आपने देखा होगा काफी सारे मीडिया हाउसेस हैं जो बीजेपी को ही सपोर्ट करते रहेंगे, काफी हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते रहेंगे। तो इस तरह से डिवीजन हो गया मीडिया का, गलत बात हो अच्छी बात हो कैसी भी बात हो, लेकिन जिस चैनल को उनको सपोर्ट करना होगा वो गलत बात पे भी सपोर्ट ही करेंगे, गलत बात दिखाएंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ सही ही दिखाते रहेंगे। तो आपने इस तरह से देखा होगा, तो मीडिया में भी इस तरह से हो गया। बाकी उनको काफी ज्यादा यहाँ पे सप्रेस भी किया जाता है, फिजिकली बोले या उनको किसी भी तरह से टॉर्चर करना बोल सकते हो या आप इस तरह से, तो मीडिया को उतनी फ्रीडम नहीं दी जा रही है। ओके, अब यहाँ पे इंडिया के नेबर्स की रैंकिंग की बात करें तो हम नेपाल, भूटान और चाइना को छोड़ दें, बाकी सबकी रैंकिंग खराब हुई है। चाइना की रैंकिंग अच्छी हुई है, ऐसा मत समझना कि चाइना की रैंकिंग बहुत अच्छी है। चाइना वर्स्ट कंट्रीज में आता है, बहुत खराब रैंकिंग में आता है चाइना, रशिया। तो इनकी रैंकिंग सही भी हो जाने के बाद इंडिया से काफी खराब है। नेपाल और भूटान की रैंकिंग अच्छी है, ठीक है। भूटान नेपाल काफी छोटे छोटे देश है और आपने भूटान के बारे में सुना होगा, काफी अच्छा देश है, वहां पे इस तरह से वायलेंस कुछ नहीं होता, तो इसकी रैंकिंग काफी अच्छी होती ही है, ठीक है। बाकी सब कंट्रीज की अगर हम बात करें तो खराब हुई है। पाकिस्तान की रैंकिंग 2021 में 145 थी, पर 157 हो गई है, ठीक है, इंडिया से खराब है। श्रीलंका की रैंकिंग 146 हो गई है, लास्ट ईयर जो थी 127 थी। बांग्लादेश की 162, 152 थी, 10 पायदान पीछे खिसक गई है। म्यांमार की बात करें तो 140 थी, 176 हो गई है। नेपाल की इंडिया से अच्छी रैंकिंग है, 76 है और लास्ट ईयर 106 थी। तो नेपाल की रैंकिंग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, काफी ज्यादा बड़ी है रैंकिंग, काफी सही हुई है रैंकिंग। भूटान की 65 से 33 हो गई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूटान की रैंकिंग काफी ज्यादा अच्छी है, भूटान की रैंकिंग अच्छी रहेगी भी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहाँ पे भूटान, नेपाल, इनकी रैंकिंग इंडिया से अच्छी है। बाकी सबकी रैंकिंग बात करें तो हम खराब ही है, श्रीलंका की रैंकिंग अच्छी दिख रही है आपको। ओके,
इसके अलावा अगर हम और कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान की रैंकिंग 156 रैंकिंग है इस बार, और लास्ट ईयर 122 रैंकिंग से काफी ज्यादा पीछे हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान की रैंकिंग 157 है 145 में से, 145 लास्ट ईयर थी, सॉरी 145 लास्ट ईयर थी, इस बार 157 है। बांग्लादेश की 162 152 थी, 10 पीछे की सक गई है। चाइना की रैंकिंग 175 177 थी, तो लास्ट ईयर भी बहुत खराब थी, 180 में से 175, तो कुछ खास अच्छी नहीं है। ठीक है, बॉटम में ही आ रहा है आपका। उसके बाद भूटान की रैंकिंग हमारी 33 है, नेपाल की रैंकिंग 75 है, तो बहुत अच्छी बात है ये। श्रीलंका की 146 है। इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेबरिंग कंट्री की भी पूछ ली जाती है। अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया की 155 पोजीशन है, लास्ट ईयर 150 पोजीशन थी। चाइना की पोजीशन 175 है, लास्ट ईयर 177 थी। तो हमने सारी नेबरिंग कंट्रीज की भी पढ़ ली जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये भी पढ़ ली, और ये भी देख लिया कि ट्रेंड कैसा है। इसके अलावा आपकी आसपास की कंट्रीज की पता होना चाहिए। नेपाल भूटान कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडिया की रैंकिंग इतनी है, बाकी कंट्रीज की कितनी है आसपास वालों का, तो आपको पता होना चाहिए। टॉप रैंकिंग भी पता होना चाहिए। टॉप रैंकिंग किसकी है, तो नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पर है, ये नॉर्वे है, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड है डेनमार्क, और थर्ड पोजीशन पर आता है स्वीडन, और फोर्थ पोजीशन पर आता है एस्टोनिया, ये एस्टोनिया लातविया, ये कंट्रीज। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पर आता है फिनलैंड। तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिनलैंड। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड। ठीक है, तो ये तीनों कंट्रीज आपको याद ही रहते होंगे। ठीक है, डेनमार्क नीचे है, तो इस तरह से आपको चलना है। ओके, तो ये 5 पोजीशंस है। अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो नॉर्थ कोरिया टॉप करता है, 180 पोजीशन पर है, 180 कंट्री में से 180 नंबर आता है नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, इसके अलावा इरिट्रिया वगैरह ये कंट्रीज आते हैं, इरिट्रिया सेकेंड लास्ट है आपका। ठीक है, तो ये कंट्रीज है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और 9 अदर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन अथॉरिटीज को बोला है कि आप टारगेट जो जर्नलिस्ट हैं उनको टारगेट करना बंद करें एंड ऑनलाइन क्रिटिक्स फॉर देयर वर्क। इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टेटमेंट में बोला, अपनी वेबसाइट पर ऐसा बोला कि इंडिया में जो जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है वो करना बंद करें, उनको स्टॉप प्रोसिक्यूटिंग देम अंडर काउंटर टेररिज्म एंड सेडिशन लॉज। तो बेसिकली इंडिया के लिए बोला गया कि यहाँ पे जो जर्नलिज्म है उतना फ्री नहीं है, उसको फ्री करें, उसको टारगेट करना स्टॉप करें, ये सब चीजें बोली गई। इसके आंसर में रिपोर्टर्स ने भी बोला कि हाँ इतनी फ्रीडम नहीं है इंडिया में, ये वर्ड्स थे। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में बोला गया। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेस है उसकी फ्रीडम के लिए कहाँ लिखा गया है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा राइट है। ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट, और ये आर्टिकल 19 आता है, आर्टिकल 19(1). ठीक है, तो सभी के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है वो आर्टिकल 19 में आता है। तो वहीं पे प्रेस के लिए भी है, तो बेसिकली प्रेस के लिए स्पेशली नहीं लिखा गया है, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच 19(1) जो है आर्टिकल, वो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रेस के लिए स्पेशली तो फ्रीडम का नहीं है वर्ड कुछ, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 19(1) में लिखा गया है, लेकिन इसमें काफी सारी लिमिटेशंस भी है जो कि आर्टिकल 19(2) में है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ लिमिटेशंस भी होती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये आता है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आपको ये बताना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसकी वीडियो की जो PDF होती है अगर आप वो चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।